क्या आपको लगता है कि जी मैंने आज इतनी पर्याप्त मात्रा में इसकी सूचनाएं और जानकारियां दी है कि किसी भी प्रकार का भ्रम, किसी भी प्रकार का गुमराह करने की कोशिश कोई ना करे। हर किसान सुरक्षित है, किसानों के हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य उज्जवल बनेगा। देश में एक खुशहाली की लहर चारों तरफ देखने को ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, बार बार कांग्रेस इस बात को कह रही है, प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, राहुल गांधी ने आज फिर इस बात को दोहराया है। आप जरा सोशल मीडिया का एनालिसिस करिए, आपके खुद के ध्यान में आ जाएगा कि इनके ट्वीट 8-10 हजार लोगों से ज्यादा कोई देखता भी नहीं है, जबकि एक एक हमारी जानकारी जो हम डिटेल्स प्रेसर में दे रहे हैं, जो हम इंटरव्यूज में दे रहे हैं, वो करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। दुर्भाग्य से इन्होंने कोई ठोस बताई तो सही ना कि किसानी कौन से प्रोडक्ट में उनको चिंता हो रही है, बताए तो सही हमने कौन सी चीज में कॉम्प्रोमाइज किया, स्पेसिफिक तो बताए। तो कह रहे हैं कि नारे लगा किसानों के हितों को बेच दिया गया है। किसानों के हितों को बेचा तो किस तरीके से, कुछ बोले तो सही। मैंने तो पूरी लिस्ट प्रेस में सबके सामने रख दी है कि ये चीजें हमने खोली नहीं है। मैंने बता दिया क्या क्या मार्केट हमारे लिए खुलेगी, क्या क्या चीज हम अब एक्सपोर्ट करने के लायक होंगे अमेरिका, कैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा, ये जो कैसे टेक्नोलॉजी भारत में आएगी। जी, लेकिन ये जो बार बार कहने का प्रयास है कि दबाव में दी गई डील है, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असत्य सत्य नहीं हो जाता। वो गोबेल्स थ्योरी को शायद अभी तक समझ के बैठे। अच्छा, ट्रंप लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि रूस से तेल लेना बंद करे भारत, और इस डील में भी मैंने पहले भी बताया, प्रेस में भी बताया, ये विषय मेरा विभाग का नहीं है। मैंने ट्रेड डील फाइनलाइज की है, इसकी जानकारी फॉरेन मिनिस्ट्री पहले भी दे चुकी है, तो इस विषय में कोई और नई सूचना है नहीं। कुछ हो तो वो लोग बताएंगे। जी, लेकिन अब पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। हाउस में जो कुछ हो रहा है, राहुल गांधी, जिस तरह से प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने बोला कि एक अनफॉर्चुनेट एक ऐसा इंसिडेंट कर सकते थे जो अप्रत्याशित हो सकता था। क्या कहना चाहते हैं? वहां बैठा था। बीजेपी एमपी ने बोला प्रधानमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री के चेयर के पास महिला सांसद वहां पहुंच गई। मैं खुद वहां बैठा हुआ था। क्या हुआ था? इतना डरावना दृश्य था, जिस प्रकार से हर शिष्टाचार को तोड़ के, हर नियम को तोड़ के कुछ सांसद विपक्ष के, मैं वेल तक में समझ सकता हूं, उनकी तरफ रहना चाहिए, उसके बदले हमारी तरफ आते हैं, वो भी समझ सकते। 20-20 फुट के बैनर्स लेके और ऊपर चढ़ के 3 रो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को चारों तरफ से घेर के, मैं उनके पीछे बैठता हूं, हमारे भी आगे चले गए। हम सबके ऊपर पता नहीं ये लोग क्या हमला कर सकते थे, क्या इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महिला सांसद थी। हाँ, तो इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार के लोग चुन के आए, किस प्रकार के माननीय सांसद अब इस पार्लियामेंट में आ गए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उन्होंने क्षमा मांगनी चाहिए देश की, क्षमा मांगनी चाहिए स्पीकर साहब की, क्षमा मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की, और हम सबकी, जिनके ऊपर वो हमला करने आए थे। वो किताब का जिक्र कर रहे थे बार बार, वो कह रहे राहुल गांधी एक किताब को प्रेजेंट करना चाहते हैं जो अनपब्लिश्ड है। अब बीजेपी 40 ऐसी किताबें ले आई जो पब्लिश्ड हो चुकी हैं। एग्जैक्टली, तो वही तो इश्यू है कि कोई भी विषय अश्लील हो, ठीक नहीं हो, उसको और कोई विषय ऐसे बेबुनियाद किताब पे छपे, कोई भी ऐसे मैगजीन में छपे जो सत्य नहीं है, असत्य को आप ऑथेंटिकेट करे बगैर नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट में तो रूल है, स्पीकर ने रूलिंग भी दी है, तो उसके बाद भी अगर इस प्रकार का दृश्य करे, पार्लियामेंट चलने नहीं दे, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, मोदी जी डर गए हैं। आपका रिप्लाई क्या है इसको? मुझे लगता है कि देश के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की को बड़ी बातें समझते हैं। उनके लोकप्रियता आज पूरे विश्व में छाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी तक डराने वाला कोई व्यक्ति हुआ नहीं है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है पार्लियामेंट का डिस्कोर्स थोड़ा नीचे आ गया है? प्रधानमंत्री ने भी गांधी परिवार के सरनेम की बात करी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो टिप्पणी करी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। गांधी परिवार के सरनेम को लेकर प्रधानमंत्री ने बोला कि ये सरनेम चुरा कर आ गए हैं। पर उसमें क्या गलत है? आखिर उनके दादी का, जो आज के दिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका किसी से शादी हुई थी, इंदिरा जी की फिरोज गांधी जी से, और उनका नाम, उनका जो स्पेलिंग है, सब कुछ पूरे देश के सामने है।
तो कैसे बदला, कब बदला, क्यों बदला, वो अभी तक समझ नहीं आया। जी जी, दो तीन सवाल जो कि महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है, बार बार मैं इसलिए किसान की बात कर रहा हूं क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है, फार्मर को हितों को हटाया गया है और ये डील यूएस के पक्ष में ज्यादा है। दो लाइन में अगर आप कॉमन व्यूअर को समझाना चाहे, ये डील भारत के पक्ष में कैसे है? कोई भी डील होती है एज वो दोनों के लिए विन-विन दो सिचुएशन तरफा ही होती है, दोनों को लाभ होना चाहिए। हमको जैसे प्लस फॉर इंडिया, हमको जैसे बहुत लाभ मिल रहा है कि हमारे सब किसानों के हितों को हमने सुरक्षित रख लिया। हमारे किसान जो बड़े मात्रा में बनाते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसमें कोई छूट नहीं, रियायत नहीं दी गई है। हमारे लेबर इंटेंसिव सभी सेक्टर्स में भारी गिरावट आई है। रेसिप्रोकल टैरिफ में मात्र 18% लगेगा। बाकी हमारे जितने कंपटीटर देश है, तो रिलेटिव टर्म में ही देखना होता है, उन सबसे हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ कम है, तो हमें एक एज मिलेगा अमेरिका में एक्सपोर्ट करने में। हमें जो आवश्यकता है डेटा सेंटर्स के लिए, एआई के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, ये सब टेक्नोलॉजीज अब भारत को मिल पाएगी। बड़े पैमाने पे निवेश आएगा क्योंकि एक सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है अब दोनों देशों के व्यवहार में और व्यापार में। तो स्वाभाविक रूप से बड़े अमाउंट का निवेश हम देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। स्वाभाविक है कि आज जहाँ 1800 जीसीसी ऑलरेडी भारत में काम कर रही हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जी, और कई सारी कंपनियां चाहती है कि भारत में आए, भारत का हुनर, भारत के युवा युवतियों का टैलेंट, स्किल का लाभ ले। वो चाहते हैं कि भारत में कम खर्चे में उनका काफी काम आउटसोर्स हो सकता है, जिससे भारत को आमदनी भी होती है, विदेशी मुद्रा भी कमाते हैं और हमारे लिए नौकरी और रोजगार भी मिलता है। एक ये बार बार कहा जा रहा है कि $500 बिलियन का सामान भारत को अब लेना होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत में कई ऐसी इस पे हमारे डोमेस्टिक सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। भारत में कई ऐसी चीजें, अब तेल है जी, तेल तो हम हर साल खरीदते ही है ना विदेश से। बिल्कुल आज से खरीद रहे हैं कि कांग्रेस के समय से, कि उनके भी बाप दादा के समय से, सबसे तब से खरीद रहे हैं। तेल विदेश से आता ही है। भारत आज तेजी से आगे विकसित भारत की तरफ बढ़ रही है। हमारी विकास दर 7.4% दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो तेल की खपत भी बढ़ेगी, तेल की डिमांड भी बढ़ेगी। एलपीजी, एलएनजी हमने आज घर घर तक पहुंचा दिया है। तो इसका मतलब हम यूएस से भी ऑयल लेंगे? अब हम सबसे लेंगे जो देश हित में, जहां से रशिया से भी लेंगे, यूएस से भी लेंगे। वो तो आपको, जैसा मैंने कहा, मैं तेल का निर्णय नहीं लेता हूं, मैं कोई ऑयल कंपनी नहीं चलाता, ना मेरे पास कोई ऑयल कंपनी। ये डिसीजन ऑयल कंपनीज लेती हैं। और स्वाभाविक रूप से हमें डेटा सेंटर लगाने हैं, तो उसका इक्विपमेंट लगेगा, एनवीडिया की चिप्स लगेंगी, क्वांटम कंप्यूटिंग की मशीन्स लगेंगी। हमें बड़े पैमाने पे आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लगते हैं। हमारी स्टील कैपेसिटी 140 से 300 मिलियन टन जानी है, डबल करनी है। कोकिंग कोल लगेगा। प्रेशियस मेटल्स भारत में इंपोर्ट हर वर्ष होते ही हैं। यहाँ हवाई जहाज लगेंगे, कमी दिखती है, रोज महसूस होती है, टिकट नहीं मिलते हैं प्लेन के। जी। हवाई सेवाओं को बढ़ाना है तो लगभग 80-90 बिलियन डॉलर के आज हवाई जहाजों का ऑर्डर बोइंग के पास है, इंजन का ऑर्डर जी के पास है, स्पेयर पार्ट्स का ऑर्डर है, ये सब भारत में लगने ही वाला है। तो हमने आकलन लगाया, तो आज के दिन जो अमेरिका जिन चीजों को हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहां उनको कंपैरेटिव एडवांटेज है, आज के दिन सेक्टर में भी आपको लगता है? आज के दिन हम $300 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया से। क्या आगे चल के बढ़ेगा? अगले 5 साल में $2 ट्रिलियन का इंपोर्ट इन चीजों का होगा जो अमेरिका हमें दे सकता है। उसमें अगर 500 बिलियन अमेरिका हमें अच्छे टर्म्स पे दे तो बहुत स्वागत है।